बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर की बुक का लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 11। तो इसी वजह से अगर आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक देखेंगे तो उसमें पहले चैप्टर को चैप्टर नंबर 12 का नाम दिया गया। ये चैप्टर नंबर 12 जो है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जान गए हैं कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले आज हम यही जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कैसी ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें क्या स्टडी करेंगे। मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम में ही उसका सारा काम छुपा है। तो स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वर्ड है इसमें अगर आप गौर करें तो आपको ये इलेक्ट्रो का एक वर्ड नजर आ रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। जिस तरह एक न्यूट्रल बॉडी होती है, इसी तरह चार्ज बॉडीज भी होती हैं, जिनको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की तो स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। जब कोई चीज रुकी हो, एट रेस्ट, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा। ये फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें आप चार्जेस को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रो को यानी कि चार्जेस को स्टडी करेंगे। लेकिन एक शर्त है, कैसे चार्जेस को स्टडी करेंगे? वो चार्जेस जो स्टैटिक हो, रेस्ट पर हो, स्टेशनरी हो। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Branch of physics that deals with the study of charges। लेकिन कैसे चार्जेस? एट रेस्ट। तो याद रखिएगा, जब आप चार्जेस को, रुके हुए चार्जेस को स्टडी करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये फिजिक्स की जो ब्रांच है ये कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे, इससे मिलती जुलती एक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए जो चार्जेस को मोशन में पड़े। अब मोशन को तो आपको मालूम है डायनामिक्स कहते हैं। अगर रुकी हुई चीज हो तो स्टैटिक कहते हैं, अगर चल रही हो तो डायनामिक्स कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है तो फिर हमारे इसी बुक के अंदर एक इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रांच भी होगी। लेकिन स्टूडेंट, जब आप अपनी बुक के कंटेंट्स पे देखते हैं तो आपको पहला चैप्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नजर आता है, लेकिन उसके बाद कोई भी चैप्टर आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जो नीचे चैप्टर दिया हुआ है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, क्योंकि उसका नाम देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ या मोशन ऑफ चार्ज। और मोशन ऑफ चार्ज को तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से निचला चैप्टर है ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, लेकिन क्योंकि करंट उसका ज्यादा फेमस नेम है इसलिए उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको नाम दे दिया। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। तो याद रखिएगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ना है और आपने रुके हुए चार्जेस के साथ साथ मूव करते हुए चार्जेस को यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक तक रहते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया चार्जेस का। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन में इसलिए बना रहा हूं कि इस लेक्चर में हम सिर्फ सीखेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं और उनकी कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो पूरे चैप्टर में चलेंगी, इनफैक्ट पूरी बुक में आपके यूज होंगी, लेकिन वो कहीं अलहदा करके बुक ने दी नहीं है। इस वजह से लेक्चर के एंड तक मैं जितनी भी डिस्कशन करूंगा वो सारी चार्जेस के बारे में होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए आगाज करते हैं सबसे पहले इसी बात से कि चार्ज होता क्या है।
जब हम कहते हैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो ये चार्ज क्या होता है बेसिकली, याद रखिएगा, चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, दोबारा कह देता हूं जी, कि चार्ज जो है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट्स, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कोई बेसिक वजह मालूम ना हो, सिर्फ ये मालूम होता है हमें कि इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये तो हमें मालूम है। अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है या नहीं, तो आप फौरन जवाब देंगे इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज बॉडी, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यों होता है, इसका आंसर आप नहीं दे सकते। ये इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह हमें नहीं मालूम। अगर आपको कोई कहे न्यूट्रॉन पे चार्ज होता या नहीं होता, तो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसी लफ्ज से निकला न्यूट्रल से। लेकिन अगर कोई पूछे क्यों होता है, तो आप उसकी वजह नहीं बता सकते। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, आप उसकी रीजन नहीं बता सकते। तो याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कोई बॉडी चार्ज है, तो ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है, लेकिन इसकी वजह हमें नहीं मालूम होती, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आप सोच रहे होंगे शायद ये हमने पहली दफा कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ऐसा नहीं है। पहले भी आपने एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन आपने उसको इंट्रिंसिक के नाम से जाना नहीं था, वो थी मैस। आपको मालूम है, हम कह सकते हैं कि फलां बॉडी के पास मैस है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे उसके पास ये मैस क्यों है, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। आप कहेंगे भाई मैस तो होता है, यानी कि मैस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हमारे पास चार्ज है, जो आज का हमारा आर्टिकल है, ये मैस से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, याद रखिएगा, दोनों एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दैट mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. Charge cannot exist विदाउट मैस। मिसाल के तौर पर न्यूट्रॉन जो है, आपको मालूम है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन आप यह जानते हैं कि न्यूट्रॉन का मैस होता है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन एक ऐसी बॉडी है जिसका मैस है लेकिन चार्ज नहीं है, यानी कि मैस चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का मैस भी होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी होता है। इसका मतलब जब किसी चीज पर चार्ज हो तो फिर उसका मैस लाजमी होगा, तो चार्ज मैस के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज के बारे में याद रखिएगा। अब यह तो हो गया, हमने देखा कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, हम अपने काम को आसान करने के लिए जिस चार्ज को फोकस करेंगे वो चार्ज होगा एक पॉइंट चार्ज। आपको पता है मैथ्स में पॉइंट किसको बोलते हैं, एक चीज इतनी छोटी हो कि ना उसकी विड्थ हो, ना उसकी हाइट हो, ना उसकी लेंथ हो, यानी वो डायमेंशन लेस हो, उसे हम कह देते हैं ये तो एक पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट चार्ज क्या होगा, इतना छोटा हो चार्ज कि ना उसकी लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो, तो हम उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा, तो व्हाट इज पॉइंट चार्ज, आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, चार्ज ऑन ए पॉइंट, या आप ये भी कह सकते हैं डायमेंशनलेस चार्ज। डायमेंशनलेस चार्ज यानी कि एक ऐसा चार्ज जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि
असल में तो कोई पॉइंट चार्ज हो नहीं सकता, ये अप्रोक्सीमेशन में हम करते हैं, हमें ये सपोज करना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने के लिए। याद रखिएगा समटाइम्स हमारे पास कोई चार्ज जो है वो बहुत छोटा नहीं होता, वो पॉइंट चार्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो चार्ज मैं आपके सामने शो कर रहा हूं ये तो बहुत बड़ा सफेयर है, क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं। इसके साथ एक और चार्ज इमेजिन करें, क्या ये पॉइंट चार्ज है? हरगिज नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें अगर मैं इन दोनों चार्जेस को इतना दूर लेकर जाऊं कि इनके दरमियान वाला डिस्टेंस इनके साइजेस से कई गुना बड़ा हो, तो जब ये इतनी दूरी पर चले जाएंगे तो ये दोनों चार्जेस अपने दरमियान वाले डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखें इतने छोटे हैं कि मैं इनको पॉइंट कंसीडर कर सकता हूं इस केस के अंदर। यानी कि दर हकीकत अगर आप एक को देखते हैं तो वो पॉइंट जितना छोटा नहीं है, लेकिन अगर आप इस दोनों चार्जेस के केस को स्टडी करते हैं ये इतने दूर हैं, इनके दरमियान का फासला इनके साइजेस के मुकाबले में इतना ज्यादा है कि हम इनको इतना छोटा इमेजिन कर सकते हैं कि हम कह दें भाई ये पॉइंट चार्जेस हैं। तो याद रखिएगा समटाइम्स जरूरी नहीं कि पॉइंट चार्ज हो, लेकिन हम ऐसी केस ऐसा कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं जिसके अंदर वो चार्ज एज ए पॉइंट अपीयर हो रहा हो। तो याद रखिएगा ये बात कि पॉइंट चार्ज कब हो सकता है? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो, एज कंपेयर्ड to their sizes। अगर उनके दरमियान का फासला उनके साइज से बहुत ज्यादा हो तो फिर हम उनको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। देन they can be considered as पॉइंट चार्जेस, तो हम उनको पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट चार्ज का इंट्रोडक्शन। आगे चल के आप एक और टर्म भी पढ़ेंगे, टेस्ट चार्ज। आमतौर पर पॉइंट चार्ज को भी हम टेस्ट चार्ज भी कह देते हैं, लेकिन मैं इसको मजीद आगे चलकर ही डिस्कस करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखेंगे what are the types of charges। चार्जेस कितने किस्म के होते हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक शख्स का नाम जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इसने पहली दफा डिस्कवर किया कि चार्जेस जो है ना वो नेचर वाइज दो तरह के होते हैं। उसने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे दिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करनी है तो हम कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन divide charges into two categories। इसने दो कैटेगरीज बना दी चार्जेस की। नंबर वन, इसने एक चार्ज को बोला कि चार्जेस की एक फैमिली ऐसी है जिसपे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है, और याद रखिएगा इसने कहा कि दूसरी फैमिली चार्जेस की ऐसी है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा जब हम पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल आपको देंगे तो उसमें फेमस एग्जांपल है प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज की जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे पास इमेजिन करें एक न्यूट्रल बॉडी है, मैं चाहता हूं कि ये नेगेटिव हो जाए, मैं क्या करूं?
मुझे मालूम है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मैं इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को एंटर कर दूंगा, यानी जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी अब इसके पास नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज नाउ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसका मतलब हाउ यू कैन प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनटू दैट बॉडी। जब आप किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा देते हैं तो आप उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। तो याद रखिएगा हाउ नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, it is produced by gain of electron। अगर हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करें, वो बॉडी गेन करे इलेक्ट्रॉन को, तो हम कहते हैं कि वो नेगेटिव बन गए। केमिस्ट्री में आप वर्ड पढ़ेंगे, वो नेगेटिव आयन बन गया। नाउ जरा स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज फिर कैसे बनाएंगे। अगर सर कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एंटर कर दो, तो फिर पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए प्रोटॉन एंटर कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर बाउंड्री पर होते हैं, बाहर वाली साइड पर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है प्रोटॉन कहां होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। इसका मतलब प्रोटॉन का निकलना या प्रोटॉन का ऐड करना इतना आसान नहीं है। तो आम कंडीशन में प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होता। इस वजह से अगर आपने किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो प्रोटॉन नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन को आप नहीं छेड़ेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस काम का ऑपोजिट करेंगे, वो प्रोसेस रिवर्स कर दें। एक न्यूट्रल बॉडी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों के बनने की वजह इलेक्ट्रॉन ही होता है। प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं तो वो इन रिएक्शंस में जनरली टेक पार्ट नहीं करते। हां, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो, जो कि हम चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे, वहां ऐसा होता है, लेकिन वो तो खैर बहुत बात की बात है। अभी आप लोग याद रखिएगा कि बॉडीज जो हैं उनमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर किसी बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन जो है ना रिमूव कर दें तो फिर आप देखेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आइए जरा स्टूडेंट्स अब इस लेक्चर को मजीद आगे लेकर चलते हैं और चार्जेस की कुछ और बहुत अहम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कुछ मजीद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखिए इस बात को बड़े ही ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए जो अब मैं बताने लगा हूं। देयर इज वन बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अच्छा ये मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है मगर मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप 10th में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, वो बेसिक लॉ क्या कहता है उसका पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट कहता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये पहला लॉ है। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पर कुछ इस तरह से फोर्स लगाएंगे कि ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं रिपल्शन। और अगर एक नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो आप देखेंगे वो भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं रिपल्शन। तो याद रखिएगा जो लाइक चार्जेस है, लाइक का मतलब क्या है,
जो सेम चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। या बहुत सी जगहों पर देखेंगे, आगे मैं एग्जांपल्स में लेकर भी आऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हो और वो करीब करीब पड़े हो, तो क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव है, वो लाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हमारे पास एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव हो, तो फिर आप देखेंगे वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है चार्जेस attract each other, unlike। अब अनलाइक का मतलब फिर क्या होगा? जैसे कि आप लोगों ने देखा, लाइक का मतलब था सेम, अनलाइक का मतलब क्या होगा? ऑपोजिट। यानी अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? फिर आप देखेंगे कि ये दोनों अगर इनको अलाउ किया जाए तो एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। दूसरे अल्फाज में, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं उनमें हमारे पास अट्रैक्शन होती है। तो याद रखिएगा, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव है और मैं इनको छोड़ूं, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। यहां आपने एक बात नोट की, चार्जेस मैसेज से डिफरेंट क्यों होते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैसेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जमीन चांद को अट्रैक्ट करता है, सूरज जमीन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मैसेज रिपेल नहीं कर सकते। मैं जमीन पर खड़ा हूं तो जमीन हमेशा मुझे अट्रैक्ट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन मुझे रिपेल कर दे। लेकिन चार्जेस में एक बड़ी ही नई किस्म की चीज हम लोगों ने देखी, और वो ये है कि वो अट्रैक्ट करने के साथ साथ रिपेल भी कर सकते हैं। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप सोचोगे यहां ये बेसिक लॉ खत्म हो गया होगा। नहीं स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। मैं इसको भी आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा। हमने देखा लाइक चार्जेस का बिहेवियर, हमने देखा अनलाइक चार्जेस का बिहेवियर। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल बॉडी। याद रखिएगा, एक चार्ज बॉडी अगर कोई न्यूट्रल बॉडी उसके करीब आ जाए तो वो उस चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। इट साउंड स्ट्रेंज, थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं ये कैसे हो सकता है। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। आप समझते हैं क्या न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज नहीं होता? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने नेगेटिव चार्जेस होंगे। इसकी वजह से नेट चार्ज नहीं आता। लेकिन क्या वो बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है? ऐसा नहीं है, उसके अंदर चार्ज है। अब ये है न्यूट्रल बॉडी, लेकिन इसके अंदर चार्जेस हैं। जरा इमेजिन करें, अगर मैं एक चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आऊं जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, अब ये चार्ज बॉडी क्या करेगी? उस बॉडी के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी और उस बॉडी में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगी, जिसकी वजह से इस बॉडी के ये वाली जो जगह है यहां पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये जो चार्ज इंड्यूस हो गया ना, अब आप देख रहे हैं कि ये इंड्यूस चार्ज जो है ये हमारी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है और ये अब करीब आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि वो बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन अगर आप चार्ज बॉडी न्यूट्रल के पास लेकर जाएं तो वो भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन न्यूट्रल को अट्रैक्ट करने से पहले वह उसके अंदर मौजूद चार्जेस को सेपरेट करेगी, उसको एक डायपोल बनाएगी। याद रखिएगा, जब एक बॉडी के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो, इसे हम बोलते हैं ये डायपोल है। खैर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो तीसरा लॉ है जिसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि अगर एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब लाया जाए तो हमेशा अट्रैक्शन होगी। आप सोच रहे होंगे यहां तो पॉजिटिव चार्ज था ना, अगर यहां नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आऊं न्यूट्रल के पास तो फिर क्या होगा? जब आप एक नेगेटिव बॉडी लेकर आएंगे वो भी उसको डायपोल बनाएगी, लेकिन अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो वो उसके पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव को दूसरी साइड पर रिपेल कर देगी, और फिर आप देख रहे हैं ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
लेकर आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी। ये है तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड दो एमसीक्यू मैं आपको समझाने लगा हूं, जरा तवज्जो से देखना है और आपने इसको नोट भी कर लेना है। आइए जरा देखते हैं वो एमसीक्यू क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, ये दो एमसीक्यू मैंने आज स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी है, जरा देखिए। कहते हैं कि अ बॉडी ए अट्रैक्ट्स एन अनदर बॉडी बी विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक बॉडी ए है, मुझे नहीं पता ए पर क्या चार्ज है, मुझे नहीं पता इस बॉडी पर क्या चार्ज है, लेकिन जो बी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब वो कहता है ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो बताओ ए पर क्या चार्ज होगा। अब अगर आप 9th के पैटर्न पर पढ़ रहे हो तो आप फौरन ही सोचेंगे 9th में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव, तो आप फौरन कहेंगे नेगेटिव और आप इस ऑप्शन ए पर जो है वो टिक लगा देंगे। लेकिन जरा तवज्जो कीजिए, मैंने अभी आपको तीसरा रूल भी बताया, वो ये कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी हो वो भी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यानी कि अगर ये न्यूट्रल हो तो भी ये इसको अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब अगर ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो हो सकता है ये नेगेटिव हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो, क्योंकि उस सूरत में भी वो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो फिर मैं एक और वर्ड भी लिख सकता हूं कि नॉट पॉजिटिव। जब आप कहते हैं ना नॉट पॉजिटिव, एक चीज पॉजिटिव नहीं है, तो या तो वो न्यूट्रल होगी, उस पर चार्ज 0 होगा, और अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो हो सकता है वो नेगेटिव हो। ये दो बातें हो सकती है ना, तो ये दोनों बातें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बन रही हैं। इसका मतलब यहां ये तीनों ही बातें करेक्ट हैं। तो ये एमसीक्यू आप जरा ध्यान से देख लीजिए कि अट्रैक्शन के केस में ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है कि अगर ये अट्रैक्ट कर रही है पॉजिटिव बॉडी इसको, तो क्या ये सिर्फ नेगेटिव हो सकती है? नहीं, नेगेटिव तो हो सकती है, लेकिन ये न्यूट्रल भी हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल भी चार्ज बॉडीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा सेकंड एमसीक्यू की तरफ। श्योर टेस्ट फॉर अ चार्ज बॉडी, ये एमसीक्यू क्यों दिया है? ये देखिए, ये एक नेगेटिव बॉडी और मैं देखना चाहता हूं ये बॉडी ए पर क्या चार्ज है। मैं जब बॉडी ए को इसके पास लेकर आया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही इसने इसको अट्रैक्ट किया, बताएं ए पर क्या चार्ज होगा। अब आप सोचेंगे यार उसने अट्रैक्ट किया है, हो सकता है ए पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन हो सकता है ए न्यूट्रल हो, क्योंकि न्यूट्रल भी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्या आपको पता चला ए पर क्या चार्ज है? नहीं पता चला। इसका मतलब अट्रैक्शन से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बॉडी पर चार्ज क्या होगा। लेकिन जरा इमेजिन करें, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो और ये बॉडी ए इसको रिपेल कर देती है, अपने से दूर भेज देती है। अब आपको मालूम है नेगेटिव इस बॉडी को रिपेल कर रही है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या कि इस बॉडी पर लाजमी तौर पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पहला रूल कहता है कि नेगेटिव नेगेटिव को ही रिपेल कर सकता है। इसका मतलब अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करें, फिर आप कंफर्म बता सकते हो दूसरी बॉडी पर क्या चार्ज है। लेकिन अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट करें, फिर आप कंफर्म नहीं बता सकते कि बॉडी ए पर क्या चार्ज होगा। हो सकता है वो यहां पर इस केस में पॉजिटिव हो, लेकिन हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो। तो व्हाट इज द श्योर टेस्ट? याद रखिएगा, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट या कंफर्म टेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गए वो दो एमसीक्यू। अब जरा चलते हैं मजीद, देखते हैं कि चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए अब मजीद देखते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे चार्ज कैसी क्वांटिटी है, आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था चीजें दो किस्म की हो सकती हैं, स्केलर या वेक्टर। यहां पर चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बिल्कुल स्केलर की तरह ट्रीट करना है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती चार्ज की, बिल्कुल वैसे जैसे मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मेरा मास 1000 kg है तो बस वो 1000 kg है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि ऊपर को है नीचे को है, वेट की होती है। खैर वो एक अलग डिस्कशन है जो हमने फर्स्ट टाइम में डिस्कस की थी। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया क्वांटिटी। अब चार्ज मेजर करते हैं, आपको मालूम है, और जब भी कोई चीज मेजर करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट तो होगा, तभी मेजर करेंगे। लेंथ का मीटर होता है यूनिट। इसी तरह से आप लोगों ने और भी बहुत से यूनिट्स पढ़े, टाइम का सेकंड होता है, करंट का एम्पियर होता है।
चार्ज का कौन सा यूनिट है? याद रखिएगा, चार्ज के कई यूनिट होते हैं, लेकिन मैं यहां सिर्फ एसआई यूनिट की बात करूंगा और वो है कूलम्ब। ये एसआई यूनिट है, इसको सी से लिखते हैं। तो याद रखिएगा ये कूलम्ब जो है वो एसआई यूनिट है। जरा तवज्जो कीजिएगा, नेक्स्ट चीज, सबसे छोटा चार्ज कितना होता है दुनिया के अंदर? सबसे छोटा चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है? याद रखिएगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन is the smallest charge in the universe. अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होता कितना है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज्ड पर -19 कूलम। कूलम वही यूनिट जो है इसका, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यूजुअली हम इसके साथ नेगेटिव का साइन डालते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 रेज्ड पर -19 कूलम ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है। तो मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का सेम है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ना 1.6 इंटू 10 रेज्ड पर -19, क्योंकि ये कोई आम चार्ज नहीं है, ये कायनात में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज है, इसलिए इसको हम देंगे सिंबल ई का। ई का मतलब क्या होगा? 1.6 इंटू 10 रेज्ड पर -19 कूलम। तो फिर प्रोटॉन पर कितना चार्ज हुआ? उस पर भी प्लस ई हुआ, और ई का मतलब क्या है? 1.6 इंटू 10 रेज्ड पर -19 कूलम। यानी अगर आपसे कोई पूछे दुनिया में, कायनात में सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, आप कह सकते हैं ई हो सकता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज्ड पर -19। इससे कम चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपसे कोई कहे E/2 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। E/4 हो सकता है, नहीं हो सकता। E/3 हो सकता है, नहीं हो सकता। कम से कम चार्ज E हो सकता है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे जानते हैं जो शायद रिपीट कर रहे हो, तो वो ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर, जब हम चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे, उसके बिल्कुल आपकी बुक का जो आखिरी पेज है, उसमें जब आप क्वार्क्स को स्टडी करते हैं, तो क्वार्क्स के साइड पर टेबल में उनके जो चार्जेस हैं, वो तो E की भी फ्रैक्शन बन रही है। तो ये बात फिर गलत नहीं होगी। ये स्टूडेंट्स, ये बात गलत नहीं होती। वहां वो चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्कशन मैं वहीं पर ही करूंगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, जो कायनात में आपको अकेला मिल सकता है, वो ये है। क्वार्क्स आपको अकेले मिल नहीं सकते। बेसिकली वहां पर कंफ्यूजन ये है कि वहां पर जो E/2 या E/3 लिखा होगा, वो हमारे पास कभी भी आपको अकेला एक क्वार्क मिल नहीं सकता। तो इंडिपेंडेंट सबसे छोटा चार्ज यही है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट चार्ज। ये E बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, अक्सर मैं यूज करूंगा, बजाय ये पूरा लिखने के मैं इसकी जगह E लिख दूंगा। और E से बच्चे समझते हैं इलेक्ट्रॉन है, नहीं। किसी भी चीज पर ये चार्ज जब होगा तो मैं उसको E बोल दूंगा, जिस मर्जी चीज पर हो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या कोई और चीज हो। नेक्स्ट चीज जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है चार्जेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बात हुई? ये क्या कहता है जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये कहता है कि अ बॉडी can only have charge multiple of E। ये जो E मैंने अभी बताया, वो कहता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है ना, वो इस वैल्यू यानी कि E का मल्टीपल होगा।
मतलब क्या है, यानी कि या तो वो एक ई का चार्ज होगा, या उसका डबल होगा, या ट्रिपल होगा, या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। 2.5 नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है, ये देखिए, ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, याद है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता था? ई। तो माइनस ई इस केस में हम देखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये ऐड होगा तो आपको पता है बॉडी के ऊपर माइनस ई चार्ज हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो -2e, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो -3e, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो -10e, और n इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं तो ne। यानी कि अगर मैं बॉडी पर 2.5e चार्ज लाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये हमारे पास -1e आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, -2e आ गया। अब मैं क्या आधा इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, फिर ही -2.5e आएगा ना। लेकिन क्या आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो आप या तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या एक पूरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। आधा या पौना इसका कोई सिस्टम नहीं होता फिजिक्स में। तो याद रखिएगा, फिर आपके पास जो बॉडी पर चार्ज आएगा वो मल्टीपल ऑफ ई होगा, यानी कि वो 2e हो सकता है, वो 3e हो सकता है, वो 4e हो सकता है, वो 2.5 2.7e नहीं हो सकता। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बाद याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आप लोगों को याद है कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ा था कि मैस कंजर्व रहता है, टोटल मैस चेंज नहीं होता। इसी तरह किसी भी बॉडी में आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज चेंज नहीं होता। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है बशर्ते कि सिस्टम आइसोलेटेड हो। अब एग्जांपल देता हूं इसकी। आपको मालूम है कि अगर एक न्यूट्रॉन हमारे पास हो तो न्यूट्रॉन पर आपको मालूम है 0 चार्ज होता है। अगर एक न्यूट्रॉन टूटे तो इसमें से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। अब आप सोच रहे होंगे यार शुरू में तो चार्ज 0 है, लेकिन इस 0 चार्ज से आपके पास ये तो नए चार्जेस बन गए, ये क्या बात हुई? अगर आप गौर से देखें, एक प्रोटॉन बना है, प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन बना है, इलेक्ट्रॉन पर -1। अब बोले टोटल कितना हुआ? +1 और -1 ऐड करो, 0 ही ना हुआ। इसका मतलब अभी भी आपका जो टोटल चार्ज है वो 0 है, टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे पास जो चार्ज है उसको हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोगों ने देखा। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि एक बॉडी पर चार्ज किस तरह से लाया जा सकता है, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। फॉर दैट पर्पस वी हैव 3 प्रोसेसेस। हमारे पास 3 किस्म के प्रोसेस हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आइए जरा देखते हैं वो कौन से प्रोसेस हैं। स्टूडेंट्स, ये वो 3 प्रोसेस है जिनसे बॉडीज को चार्ज किया जाता है। पहला प्रोसेस देखिए, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। इसमें होता क्या है, आप एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एक और न्यूट्रल बॉडी रब करेंगे। फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमने पहले पढ़ा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा दोनों बॉडीज चार्ज हो गए, लेकिन किस प्रोसेस के जरिए? रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप इससे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप 2 बैलून्स लें और दोनों पर एक जैसा कपड़ा जो है वो रब करें, तो आप देखेंगे दोनों बैलून्स पर एक जैसा चार्ज आ जाएगा। इन दोनों बैलून्स को जब आप एक साथ रखेंगे तो आप देखेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सेम चार्ज बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये हो गया हमारे पास बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 न्यूट्रल बॉडीज आर ब्रॉट इनटू कॉन्टेक्ट। 2 न्यूट्रल बॉडीज को आपस में चार्ज किया जाता है रब करके। अच्छा, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, इमेजिन करें ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक चार्ज बॉडी लूंगा। आप सोचेंगे इसको कैसे चार्ज किया होगा? इसको हो सकता है मैंने वही रब करके फ्रिक्शन के जरिए चार्ज किया।
बहरहाल मेरे पास एक चार्ज बॉडी होगी और मैं इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच कर दूंगा, जिसकी वजह से कुछ चार्ज जो है वो इसमें से ट्रांसफर होकर न्यूट्रल बॉडी में चला जाएगा और अब आप देखेंगे न्यूट्रल बॉडी फिर से चार्ज हो गई है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन के जरिए चार्ज हुई है। तो याद रखिएगा, कंडक्शन में आप क्या करते हैं, कंडक्शन में अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में लाई जाती है किसके साथ, इन कॉन्टैक्ट विद ए न्यूट्रल बॉडी। ये फर्क है, पहले दो न्यूट्रल बॉडीज इन्वॉल्व थी, अब एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है और वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे पर न्यू चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर आ रहा है। इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखनी हो तो ये देखेंगे, मेरे पास एक कोक का कैन है जो कि चार्ज है। जब आप इसके ऊपर ये डॉल जो है रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो डॉल है इसके ऊपर भी वही चार्ज आ जाएगा। जब इसके सारे बालों पर वही चार्ज आ जाएगा, सपोज करें पॉजिटिव, तो आप देखेंगे ये जो सारे बाल हैं एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से इस तरह से आपको दिखेंगे। ये बता रहा है कि डॉल जो है उसने वो पॉजिटिव चार्ज कहां से लिया है, वो कोक के चार्ज्ड कैन से लिया। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी हो तो उससे आप एक न्यूट्रल बॉडी को टच करके उसमें चार्ज लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि जब हमने एक कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ हम बैटरी को अटैच करते हैं। तो यहां पर भी हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से अटैच करके कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। ये भी कैपेसिटर की चार्जिंग है बाय कंडक्शन। तो आप लोगों ने देखा कि कंडक्शन और रबिंग में फर्क है, उसमें दोनों न्यूट्रल बॉडीज होती हैं, इसमें एक चार्ज और एक न्यूट्रल। अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में भी एक चार्ज बॉडी होती है, एक न्यूट्रल होती है, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं आती। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और आपको मालूम है ये न्यूट्रल है, इसका ये मतलब नहीं इसके अंदर चार्जेस नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव चार्जेस हैं। अब आप क्या करते हैं, आप इसके करीब एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं। वो चार्ज बॉडी सपोज करें पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज उस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो बॉडी के इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिपल्शन की वजह से बॉडी के दूसरे सिरे पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी आपने बॉडी को चार्ज कर दिया, लेकिन बॉडी एज ए होल न्यूट्रल है, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ दूर से ही चार्जेस को आपने सेपरेट कर दिया, यानी कि बॉडी को आपने पोलराइज कर दिया। ये पोलराइजेशन को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए इसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन आपने बहरहाल बॉडी को किसी हद तक चार्ज कर दिया। ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये है बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, नहीं इज ब्रॉट नियर, बस करीब लेकर आएंगे, टू ए न्यूट्रल बॉडी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो चार्जिंग के लिए यूज होते हैं। अब इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग क्या करें, एक पीवीसी पाइप को पहले तो आप रब करके पीवीसी पाइप को चार्ज कर लें। अब होगा क्या, अगर आप इस पीवीसी पाइप के सामने एक कोक का कैन रखें, आप टच नहीं भी करेंगे तो आप देखेंगे कोक का कैन जो है वो इस पीवीसी पाइप की तरफ भागेगा। ये कोक के कैन के ऊपर चार्ज कहां से आ गया, हालांकि तो वो न्यूट्रल था, उसकी रीजन ये इंडक्शन का प्रोसेस है। आप कोक के कैन के अलावा अगर आप वाटर की एक स्ट्रीम के साथ ये पाइप करीब लेकर आए तो आप देखेंगे वाटर की स्ट्रीम भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और आप कोई और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो आप देखेंगे पीवीसी पाइप की तरफ वो चीज अट्रैक्ट होगी। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें जो प्रोसेस है चार्जिंग का, जो दूसरी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहा है, वो है इंडक्शन। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी तक कूलम्स लॉ स्टार्ट नहीं किया, जो कि एक्चुअली आपका पहला लेक्चर बनता है। मैंने कोशिश की है कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से हम क्यों ना एक दफा चार्जेस की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लें, बजाय इसके कि हम इसको डिफरेंट जगहों पर पढ़ें। हमने इसी सारी इंफॉर्मेशन को एक ही वक्त में आपको बता दिया। इसको आप अच्छी तरह से देखें, अगर नहीं समझ में आता दोबारा लेक्चर देखें, लिख लें इन सारी चीज को, नोट्स बना लीजिए। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।